तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 27 मार्च की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें पहले तो मैं टॉपिक बताते हूँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वो प्रश्न बताऊंगा, फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। क्योंकि ये जो फैक्ट बताता हूँ मैं, जो भी फैक्ट होते हैं 2025 के एग्जाम में रिपीटेड फैक्ट होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि आपको 100% एनालिसिस तो मिल ही सके, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी मिल सके जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट कर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस से क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, क्वेश्चन बता रखा था उन्होंने, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। समझ में आ गया? रामसर कन्वेंशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आंध्र प्रदेश के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत में वर्तमान में 85 वो रामसर स्थल है, जो फरवरी 2000 तक के आंकड़ों के अनुसार है। कभी कभी जो आंकड़े पूछते हैं वो 2024 के अनुसार पूछ लेते हो, तो कितनी है? 85 है। समझ में आ गया? और तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है। ये हो गया। अब इसके महत्व देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि वो पानी को शुद्ध करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं, ताकि हमें पीने के लिए अच्छा शुद्ध पानी अवेलेबल हो सके। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई? तो ये अपने 2015 में 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट की गई। समझ में आया? इसके बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम पढ़ेंगे। उद्देश्य देखते हैं इसका क्या है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त करना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव करना इसका उद्देश्य है। इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से आते हैं वो देख लो आप। इसके 9 मुख्य स्तंभ आते हैं, जिसमें एक तो ब्रॉडबैंड हाईवे हो गया, यूनिवर्सल एक्सप्रेस हो गया, टू मोबाइल कनेक्टिविटी एंड ई क्रांति शामिल है इसमें। समझ में क्या? अब इसका जो मोटो और नारा है वो कौन सा है वो पढ़ लेते हैं। तो इसका नारा है पावर टू एम्पावर, मतलब शक्ति बनाने की शक्ति प्रदान करना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था इन्होंने, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गोदीवाड़ा पाया जाता है? तो आप देखोगे कि यह लोथल गुजरात में पाया जाता है। अब हम इसके बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी पढ़ लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो आप देखोगे लोथल के बारे में हम देखेंगे, इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसकी नदी पूछ लेता है, तो आप देखोगे ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया था, और यह एक प्रथम स्थल है जो खोजा गया था। कभी कभी जो इसके जो खोज करता है उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखो। वो धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जल संचय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो मैनेजमेंट है वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 20,000 लोगों के वाटर की व्यवस्था पाई गई थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्राचीन इतिहास में जो हड़प्पा सभ्यता है उससे क्वेश्चन पूछा रखा था। तो क्वेश्चन में बताया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य में पाए जाते थे? मतलब जो वहां पर तांबा पाया जाता है वो वर्तमान में किस राज्य में पाया जाता है? तो वह राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र का था। समझ में आया? ठीक है, अब हम देखेंगे हड़प्पावासी सोने के लिए कर्नाटक कर्नाटक और कीमती पत्थरों के लिए गुजरात व अफगानिस्तान पर निर्भर रहते थे। तो किसके लिए कहाँ पर निर्भर रहते थे वो बता दिया। अब हम देखेंगे तांबा ओमान अरब से आयात किया जाता था। जो वो तांबा नहीं है क्या, वो कहाँ से? अरब से, जिसे पहले ओमान कहा जाता था, वहां से आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्यकालीन इतिहास में, वो भी वो ट्राइपार्टी बैटल नहीं होता, त्रिपक्षीय संघर्ष, ये भी बहुत ही ज्यादा, ये 4 से 5 बार अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया था क्वेश्चन। तो हम देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा रखा था त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ के समय कन्नौज पर किसका नियंत्रण था? तो वह इंदिरा युद्ध का था, जिसे आयुष वध कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। यह संघर्ष 3 बड़ी शक्तियों के बीच लड़ा गया था। कभी कभी पूछ लेता है वह शक्तियां कौन कौन सी है? पाल थी, प्रत्यार थी और राष्ट्रकूट। ठीक है, कन्नौज उस समय उत्तर भारत की सत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। अभी क्यों माना जाता था मैं बता देता हूँ। तो ये जो क्षेत्र था ये यहाँ का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये जो गंगा यमुना है ना वहाँ का क्षेत्र था। तो यहाँ पर दोआब क्षेत्र था। दोआब का मतलब होता है जहाँ पर जो नदियों का संगम मिलता है, वहाँ की जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस उपजाऊ मिट्टी के लिए लोगों में लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पैसा वैसा लोग नहीं देखते, केवल वही उपजाऊ जमीन देखते थे जहाँ पर दान जो कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जा सकी है। तो इसलिए वहाँ पर लड़ाई होती थी। समझ में आया? कभी कभी पूछ लेता है लड़ाई किस लिए होती थी? तो जो दोआब के क्षेत्र के लिए लड़ी हुई थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था वो देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास में 1857 का जो विद्रोह था उससे क्वेश्चन पूछ रखा था।
तो क्वेश्चन में पूछ रखा था 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित कर दिया था। रंगून का मतलब होता है जो अपना म्यांमार, उसे रंगून कहा जाता था। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेजा था, समझ में आया, ठीक है। उनकी मृत्यु कभी 1862 में रंगून में हुई, जिसे अभी के टाइम में म्यांमार कहा जाता है। ये हो गया, ठीक है। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि वे किस भाषा में कवि माने जाते थे, तो उर्दू के कवि थे। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, किससे पूछ रखा था उन्होंने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रसिद्ध नारे जो बताए रहते हैं ना, तो मैंने कुछ नारे जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी बता दिया आपको। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लो। तिलक को लोकमान्य नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जनता के राष्ट्रवाद जगाने के लिए एक तो केसरी और एक मराठा समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, ताकि लोगों को इनके माध्यम से सूचित किया जा सके। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कला एंड संस्कृति नहीं तो आर्ट एंड कल्चर बुक से क्वेश्चन था, जो राजतरंगी से, इसके बारे में बताइए, किसके इतिहास के बारे में बताती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखेंगे राजतरंगी की रचना किसके द्वारा की गई थी और ये किस क्षेत्र का इतिहास बताती है। तो राजतरंगिणी एक तो कल्हण द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और किसके इतिहास बताती है, कश्मीर का इतिहास बताती है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कौन सी शताब्दी थी वो भी बता देता हूँ। हम देखेंगे इसे भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, और दूसरा बन सकता है यह 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। कौन सी भाषा में था, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और शताब्दी भी पूछ लेता है कभी कभी। 3 क्वेश्चन बता दिए एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल और जनगणना में से क्वेश्चन था। आपको पता है कि जो रेलवे एसएससी जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती थी, तो उनकी कभी जो ग्रोथ होती है ना, उससे क्वेश्चन था। तो देखेंगे 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, तो वह नागालैंड में की गई थी। कभी कभी इसका प्रतिशत भी पूछ लेता है, तो आप याद रखते हो -58% दर्ज की गई थी। इसका मतलब होता है कि जो जनसंख्या है ना, जैसे कि पहले जनसंख्या 10 थी, तो अब जो जनसंख्या हम करने गए तो वहां पर 10 न होकर 8 हो गई, इसे कहते हैं नकारात्मक हो गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई, वो मेघालय में दर्ज की गई। कंप्लीट। केरल में जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम बढ़ी, मतलब जो वहाँ पर पहले ही जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा थी, तो वहाँ पर इस बार कम बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से क्वेश्चन था, जो रक्षा और मिशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये तो क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसमें जो उनकी जो थीम होती है ना, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वापस मैंने लिखा दिया आपको। तो वायुसेना दिवस 2025, ठीक है, इससे क्वेश्चन था। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया पता चल गया ना। इसकी थीम भी देख लो आप, अचूक, अभेद व सटीक हो गया, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जल जीवन मिशन मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 82% ग्रामीण परिवारों में नल से जल कनेक्शन मिल चुका है, ठीक है। किस योजना के तहत, जल मिशन के तहत, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे यह मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था और अब तक ये आंकड़ा केवल 17% रह चुका है। मतलब उस टाइम जो इन्होंने स्टार्ट किया था, वो उससे लेकर अब तक इन्होंने 17% कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिल्ली एनसीटी के लिए विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं, जो उससे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन सकता है, वो पूछ रखा था, इन्होंने पूछ रखा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली एनसीटी का विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 239 ए करता है। कंप्लीट हो गया। इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके तहत दिल्ली की एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद का जो प्रावधान दिया गया है कि वहां पर एक ये चीजें होगी। अनुच्छेद 239 मुख्य रूप से पांडुचेरी के प्रशासन से संबंधित माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किससे, प्रस्तावना में, जो उन्होंने संविधान संशोधन कर रखा है, ये भी 4 से 5 बार अलग अलग एग्जाम में पूछ रखा था, तो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया आपको। आप देखोगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ रखा था उन्होंने। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, ठीक है। सभी संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए द्वारा जोड़ा गया था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वो मैं बता देता हूँ। वो बेरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है।
उससे हर बार क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अभी अंडमान जो निकोबार उसमें भी कौन से द्वीप में है, उससे भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप डीप में नॉलेज रखो। तो ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? दक्षिण है। ठीक है, ये हो गया। अंडमान निकोबार में ही नारकोंडम द्वीप भी है, जो मतलब एक सुप्त ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। मैंने क्या बताया अभी जो मतलब प्रचलन में है, मतलब जो ज्वालामुखी सक्रिय है वो बेरन द्वीप हो गई, ठीक है, अंडमान निकोबार की। लेकिन अंडमान निकोबार की एक ऐसी भी ज्वालामुखी है जो कभी सुस्त है, कभी चलती ही नहीं है, तो वो कौन सी है? नारकोंडम है। ठीक है, जो अगर सक्रिय का पूछ लेता है तो अगर बंद का पूछ लेता है, दोनों याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने राजा बिंबिसार का शासन से क्वेश्चन था। उन्होंने प्रश्न पूछ रखा था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बिंबिसार के शासन काल में कितने गांव थे? बताओ। तो वो 80,000 गांव थे। फर्स्ट तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखेंगे, बिंबिसार हर्षवर्धन के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने सैनिक के नाम से भी जाना जाता था, मतलब उनकी उपमा दी थी। वे महात्मा बुद्ध के समकालीन और उनके संरक्षण माने जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछ रखा था, उन्होंने पूछ रखा था उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली से क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बता रखा था उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 से 1905 के दौरान उदारवादी नेताओं के मुख्य रूप से किस पद्धति को अपनाया था उन्होंने? तो उन्होंने संवैधानिक आंदोलन और याचिकाओं को अपनाया था। इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे इनकी रणनीति को अक्सर 3Ps के नाम से जाना जाता है, जिसका वो हम बता देता हूँ। एक तो प्रेयर करना, पिटीशन लगाना और प्रोटेस्ट करना कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से वो भी देख लो। एक तो दादा भाई नौरोजी हो गए। ठीक है, उन्होंने एक वो 10 थ्योरी ऑफ वो लिखी थी ना, मनी के लिए लिखी थी उन्होंने। ठीक है, ठीक है। दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले और एक फिरोज शाह मेहता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भूमध्य सागर जलवायु से भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं हर एक क्वेश्चन को टाइप लेने का प्रयास करता हूँ, सारे क्वेश्चन एक टाइप के नहीं बताता इस वीडियो में। समझ में आया? अमेरिका किस राज्य का मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो वो कैलिफोर्निया हो गया। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे ये कौन सी गर्मियों में आता है, सर्दियों में आता है, शुष्क आर्द्र, उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। और ये किस किस फसलों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वो भी बता दूंगा आपको मैं। तो इस जलवायु की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? एक तो ये शुष्क गर्मियों और एक आर्द्र गीली सर्दियों में होती है। कंप्लीट। ये कौन से फलों के लिए आवश्यक होती है? ये खट्टे फलों जैसे अंगूर हो गया, जैतून हो गया, नींबू की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। समझ में आ गया? 1 2 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ऊटी और कोयम्बटूर का तापमान। ये इसमें क्या है कि जो हाइट से क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखोगे जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो पूछ लेता है। हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर तमिलनाडु में समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी बहुत अधिक ठंडा होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? दोनों तो सेम जगह पर, मतलब आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, लेकिन आपने खूब पैसा कमाया और मैंने नहीं कमाया। क्यों? इसका कारण ऐसे तो पूछ सकता है ना। ये देखोगे ऊटी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। समझ में आया? ठीक है। सामान्यतः क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में लगभग 1 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही बन सकते हैं वो बता देता हूँ, तो गलत आप ऑटोमेटिक बता दोगे। तो वे गृह, वित्त और आदि प्रमुख विभाग के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था के सदस्य होते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित बताया जा रहा है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशित तत्व से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 39 राज्य को क्या सुनिश्चित करने को निर्देशित किया जाता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। यह राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत जिसे DPSU कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे भाग 4 में रखा गया है। समझ में? ठीक है। जो अनुच्छेद 39 का D है वह विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, किससे पूछ रखा था? प्रसिद्ध पुस्तक और किसी लेखक से क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन बता रखा था पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब इन्होंने किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया है।
वे ब्रिटिश संसद के सदस्य होने वाले एकमात्र पहले भारतीय बन चुके हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने कहाँ से पूछ रखा था वो बता देता हूँ। तो उन्होंने पूछ रखा था अपने प्राचीन भारतीय इतिहास और युद्ध से क्वेश्चन था उनका। तो उन्होंने पूछ रखा था नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे। एक क्वेश्चन खत्म। यह युद्ध लगभग 618 से 619 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन खत्म। इस विजय का उल्लेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखे गए एवं प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इस जीत के बाद उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछ रखा था? उन्होंने पूछ रखा था भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पूछ रखा था उन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है और उसके माता भी भारत में पैदा हुए हैं तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह आर्टिकल 5 के द्वारा माना जाएगा। ठीक है। अब जो अनुच्छेद 5 है संविधान के लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। और संविधान का जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल 5 से 11 सभी नागरिकता से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन नगर पालिका से क्वेश्चन और का है वो पूछा गया था। तो उन्होंने पूछ रखा था 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो बता देता हूँ और इससे अदर जो आएंगे वो गलत हो सकते हैं। तो संविधान में कौन सा, एक तो 9A जोड़ा गया था इसके द्वारा। ठीक है। और इसे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन गलत बता रखा था क्योंकि इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। यह अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें 1 और 3 सही थे, मतलब ए बी और 3 कथन दे रखे, तो ये गलत दे रखा था, ये दोनों सही थे। समझ में आया? जो 12वीं जो अनुसूची है वह नगर पालिकाओं की शक्ति और उनकी जिम्मेदारी से संबंधित है। और जो 10वीं अनुसूची है वह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है जिसमें दल बदलू विरोध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था पर्यावरण में जो इन्फॉर्मेशन जो इसकी रिपोर्ट आती है उससे क्वेश्चन था कि FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो 10वें स्थान पर आता है। ये कंप्लीट हो गया। अब किसके द्वारा माना जाता है और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है वो भी बता देता हूँ। तो FAO इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है। अब उसका मुख्यालय देख लो, रोम इटली में स्थित है। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, फुल फॉर्म और मुख्यालय। ठीक है। अब इसमें विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो रूस के पास है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बताने का इस वीडियो में कंप्लीट प्रयास किया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो काम बता देता हूँ वो करना है आपको। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले टॉपिक तो बता ही देते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं, फिर आंसर बताते हैं, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है या नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने का प्रयास करता हूँ वो होते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको ये 4 से 5 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जाम में पूछे गए। 2 क्वेश्चन खत्म है आपका। अगर इसमें कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट में बताएं ताकि जो आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको संविधान संशोधन के नाम से इस प्रकार जिस प्रकार संविधान में संशोधन होता है उसी प्रकार हमारे वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं है तो आप जो कमेंट में हमें गाली दे सकते हो दो, क्योंकि हमारा मकसद है आपको आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से दिलाना। अगर हम नहीं दिला पा रहे तो हमें कुछ कमी है वो हमें बता सकते हो। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मौज करो, बाय।